हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल अकाउंटेंसी एम। हम बात कर रहे हैं क्लास 11। पिछली जो अपनी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंट होता क्या है, क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं। क्योंकि आप जब भी किसी नई स्ट्रीम में जाते हैं सबसे पहले उसकी बेसिक सीखनी बहुत जरूरी होती है। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं है, उसके वर्ड्स क्लियर नहीं है, उसके टर्म्स क्लियर नहीं है, इतने आप उसको आगे सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। तो उसी टॉपिक में, उसी कड़ी में आगे चलते हुए मैंने वहां पे एक आपको चीज बताई थी, कस्टमर ऑब्लिक कंज्यूमर, और आपको ये भी बताया था कि मैं इसमें आपको डिफरेंस बताऊंगा, हु इज कस्टमर एंड हु इज कंज्यूमर। देखिए एक लाइन हमारे पास, एवरी कंज्यूमर इज ए कस्टमर बट एवरी कस्टमर इज नॉट ए कंज्यूमर। समझने वाली बात है कि प्रत्येक उपभोक्ता एक ग्राहक है लेकिन प्रत्येक ग्राहक एक उपभोक्ता नहीं है। हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। वो कैसे? देखिए यहां पे एक बिजनेसमैन है, XYZ कोई भी बिजनेसमैन है, और यहां पे कोई भी एक व्यक्ति है, पर्सन, ठीक है। यह एक फर्म है जो किसी भी प्रोडक्ट की या तो ट्रेडिंग कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। हुआ क्या, इस फर्म से कोई भी एक प्रोडक्ट वो बिजनेसमैन ने क्या किया, परचेज किया। आपको इस एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कस्टमर कौन होता है और कंज्यूमर कौन होता है। यह चीज हमारी समझनी बहुत जरूरी है कि फर्म ने, एक बिजनेसमैन ने फर्म से प्रोडक्ट परचेज किया। क्यों परचेज किया? क्योंकि बिजनेसमैन इस प्रोडक्ट को क्या करेगा, सेल करेगा। और सेल किसे करेगा? उस व्यक्ति को जिसको इसकी आवश्यकता होगी। यहां पे XYZ कोई भी हो सकता है। इस पर्सन ने क्या किया, इस बिजनेसमैन से इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है ये कोई बिजनेस नहीं कर रहा, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इसने इस बिजनेसमैन से प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है। सपोज कीजिए हमारे पास सोप है, कोई भी एक सोप है, बाथ सोप है, नहाने की साबुन है। फर्म से बिजनेसमैन ने परचेज की, किसके लिए? सेल करने के लिए। तो ये क्या हो गया, फर्म का कस्टमर कौन हो गया? बिजनेसमैन, ठीक। लेकिन क्या बिजनेसमैन इस सोप को कंज्यूम कर रहा है, प्रयोग कर रहा है? नहीं। तो ये एक कंज्यूमर नहीं है, कस्टमर है, क्योंकि ये उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर रहा, ठीक है। अब बात आती है इस पर्सन की। इस व्यक्ति ने बिजनेसमैन से सोप परचेज की और उस सोप को आगे कहीं सेल नहीं किया, उसे क्या किया, कंज्यूम किया। इसने क्या किया, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया। तो ये व्यक्ति क्या बन गया, कंज्यूमर। कोई भी वो व्यक्ति जो किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है दैट इज कंज्यूमर। देखिए कस्टमर तो ये भी है, किसका कस्टमर? बिजनेसमैन का। और बिजनेसमैन भी कस्टमर है, किसका कस्टमर? फर्म का, ठीक है। देखिए ये भी कस्टमर, ये भी कस्टमर, लेकिन एवरी कंज्यूमर इज ए कस्टमर बट एवरी कस्टमर इज नॉट ए कंज्यूमर। हम यहां बिजनेसमैन को कंज्यूमर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बिजनेसमैन ने जो प्रोडक्ट इस फर्म से परचेज किया था वो बिजनेस के लिए किया था, सेल के लिए गया था, खुद उसका प्रयोग नहीं कर रहा, इसलिए कंज्यूमर नहीं है। इस व्यक्ति ने इससे प्रोडक्ट परचेज किया और उसको कंज्यूम किया, ये कंज्यूमर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिक टर्म्स की। अब बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स के बारे में बताएंगे जो आगे आपके काम आएंगे। बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे वहां धीरे धीरे आपको सारी चीज समझ में आती है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन कि व्यापारिक लेन देन क्या होता है। जैसे कि मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था, बिजनेस ट्रांजैक्शन
ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर मेकिंग सम प्रॉफिट कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान कुछ लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, हमने कुछ पैसा कमाने के लिए किया है, ठीक है। दूसरा होता है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना के परिणाम, कि जो भी आपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस की है उसका कोई ना कोई आपके पास रिजल्ट आए। सपोज कीजिए आपकी सेल है, एक एग्जांपल इसको समझते हैं। सेल आपके पास 4 लाख रुपए की है, ठीक है, और उसमें से आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट है 3,30,000 रुपए, ठीक। तो सेल थी आपकी 4 लाख की, कॉस्ट थी आपकी 3,30,000, तो आपका प्रॉफिट कितना हो? यदि आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहें तो 4 लाख माइनस 3,30,000 बच गए आपके पास 70,000 रुपए। कहने का मतलब है कि हमने जो ट्रांजैक्शन की उसका परिणाम निकल के आया प्रॉफिट के रूप में 70,000 रुपए, दैट इज पेमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंट। अकाउंट लेखा क्या है कि देखिए किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को उसकी नेचर के अकॉर्डिंग लिखना, रिकॉर्ड करना। जैसे कोई भी हम अकाउंट बनाते हैं उसमें 2 साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है हमारे पास डेबिट और राइट हैंड साइड होती है हमारे पास क्रेडिट। उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली, उसकी डीलिंग के अकॉर्डिंगली उसको डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कैसा अकाउंट है, किस साइड में ऐड होगी, किस साइड में लेस होगी, वो क्या कहलाता है हमारा अकाउंट से, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल पूंजी। देखिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमारी मेन इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, वो होती है कैपिटल की, यानी पूंजी की। कैपिटल मीन्स दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन फॉर बिजनेस। किसी भी व्यापारी के द्वारा बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है वो कैपिटल की जाती है। सपोज आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपने बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाई, यानी अपना पैसा लगाया, तो ये आपकी क्या हो गई? कैपिटल हो गई। क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप कैपिटल नहीं लगाएंगे, इतने आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन फॉर बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। एक व्यापारी के द्वारा बिजनेस के लिए जो पैसा लगाया जाता है वो क्या होता है? पूंजी। अब एक आता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। हमारे पास ड्राइंग का मतलब क्या होता है? अगर शाब्दिक बात करें हिंदी में, आहरण। देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, वैसे इसकी डिटेल में आपको बता देता हूँ डेफिनेशन। व्हेन ए बिजनेसमैन विथड्रॉ सम कैश और प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज कॉल्ड ड्राइंग। जब एक व्यापारी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कुछ पैसा या सामान व्यापार से निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। सपोज आपका फर्नीचर का काम है, आपका जो बिजनेस है वो किस चीज का काम है? वो फर्नीचर का, ठीक है। आपके पास 100 चेयर्स हैं दुकान में। क्या है आपके पास? 100 चेयर्स है। किसके लिए रखी हुई है आपने? सेल करने के लिए, ठीक। लेकिन आपने क्या सोचा कि इस 100 चेयर्स में से कि हम 10 जो चेयर हैं वो अपने घर ले जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब आपकी चेयर की दुकान है और आपके घर में यदि उसकी आवश्यकता पड़ती है तो हम मार्केट से थोड़ी परचेज करेंगे। आपके पास अपना खुद का बिजनेस है तो कहाँ से लेंगे? आप अपने बिजनेस से ही लेंगे। तो आपके पास जो 100 चेयर्स थी ना, इस 100 चेयर्स में से आपने जो 10 चेयर्स है ना, वो कहाँ भेज दी? अपने घर भेज दी। यानी कि उनका जो यूज किया आपने, सेल के लिए यूज नहीं किया, उनका यूज किसके लिए किया? पर्सनल यूज के लिए। दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, ठीक है। तो जब भी कोई व्यापारी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसा या सामान बिजनेस से निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। समझ में आ गया? अब आ जाता है हमारे पास लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स हमारी देनदारियां, बिजनेस की देनदारियां। बिजनेस ने आउटसाइडर, इनसाइडर जितने व्यक्ति हैं जिनसे जो पैसा लिया हुआ है या किसी से उधार परचेज किया हुआ है, उसको कितने समय के पश्चात भुगतान करना है, देना है। जो हमारा अपना नहीं, हमने किसी और से उधार लिया हुआ है, वो हमारी क्या होती है?
देनदारियां। अब मैं आपको इसको लायबिलिटीज को पूरी डिटेल से समझाता हूं। बात करते हैं लायबिलिटीज की, यानी हमारी देनदारी। लायबिलिटीज आर डेब्ट्स, देनदारी हमारे एक ऋण होता है। दे आर अमाउंटेड ऑल टू क्रेडिटर, जो कि हमें हमारे जो लेनदार है जिनका हमें भुगतान करना है, उस राशि का हमें अपने लेनदारों को पेमेंट करना है। तो लायबिलिटी में देखिए इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी हमारी वो लायबिलिटी होती है जिसकी पेमेंट हमें अपने ऑनर्स या प्रोप्राइटर यानी ऐसे व्यक्ति को करना है जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए, हमारे बिजनेस के अंदर से ही हैं, उनको अगर हमें पेड करना है तो वो हमारी होती है इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी बाहरी लोगों के प्रति हमारी देनदारियां, ऐसे व्यक्ति जो हमारे बिजनेस के अंदर जुड़े हुए नहीं है, बाहर से लेनदार है, जिनने हमने बाहर से उधार लिया हुआ है, या तो पैसा लिया हुआ है या हमने उनसे सामान लिया हुआ है, उनकी हमें पेमेंट करनी है, तो वो होगी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब बात करते हैं नॉन करंट ऑब्लिक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे कि देखिए इसके नाम से पता लग रहा है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऐसी देनदारियां या ऐसी लायबिलिटीज जिसका भुगतान हमें एक लंबे समय के पश्चात, अर्थात 1 साल के बाद, 2, 4 या 5 साल के पश्चात जिसका हमें भुगतान करना है, दैट इज लॉन्ग टर्म ऑब्लिक नॉन करंट, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज कहेंगे। अब आती है हमारे पास करंट लायबिलिटी। देखिए इसमें और इसमें अंतर है। करंट लायबिलिटी चालू दायित्व, यानी ऐसी लायबिलिटी जिसका भुगतान हमें नजदीक समय में, यानी 1 साल के अंदर ही, 12 महीने के अंदर ही, जिसे हमें हमारी पेमेंट करनी है। जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। हमारे क्रेडिटर्स हमारे लेनदार हो गए, हमारे बिल्स पेएबल हो गए, ऐसे बिल जिनका हमें भुगतान करना है। किसी भी प्रकार की कोई आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर हमें करनी है, तो वो हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक एसेट्स की। नेक्स्ट बात करते हैं हम एसेट्स। एसेट्स मीन्स संपत्तियां। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस, एक व्यवसाय की संपत्ति होती है। एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, वो पैसा जो फर्म को किसी दूसरे व्यक्तियों से लेना है, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। वो कंपनी की क्या होती है, संपत्तियां। सीधा सा हम कह सकते हैं एसेट्स मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस, एक व्यवसाय की संपत्ति। अब इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं, तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स ऑब्लिक इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच परचेज फॉर बिजनेस नॉट फॉर सेल। कहने का मतलब है कि वो संपत्तियां जो बिजनेस में एक लंबे समय तक रहती है, या जिनकी मदद से, जिनकी सहायता से हम बिजनेस करते हैं, जिनकी वजह से हम बिजनेस करते हैं, जिन्हें हम बेचने के लिए नहीं खरीदते, बल्कि जिनको इसलिए खरीदा जाता है ताकि उनकी मदद से हम बिजनेस कर सके। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, नॉन करंट का आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए आपने एक मशीन खरीदी, आपने जो मशीनरी खरीदी है, आप इस मशीन को परचेज करके लाए, इससे क्या तैयार करेंगे, प्रोडक्ट तैयार करेंगे, और आप मार्केट में सेल किसको करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करेंगे। आपने जो मशीन से प्रोडक्ट बनाया है उसको सेल करेंगे। क्या मशीन को सेल कर रहे हैं, नहीं, किसको सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो हमने परचेज किया है, मशीन की है, किसके लिए की है, लंबे समय तक बिजनेस में प्रयोग करने के लिए, इसको हम बेचेंगे नहीं। तो ये हमारी क्या होगी, फिक्स एसेट या नॉन। तो ऐसी कोई भी एसेट्स जो बिजनेस में बेचने के लिए नहीं बल्कि बिजनेस को करने के लिए, जिसका बेनिफिट हम लंबे समय तक उठा सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, फिक्स एसेट। यहाँ चीज समझने वाली बात है, फिक्स एसेट्स क्या होती है, समझ में आ गया। अब फिक्स एसेट्स के पार्ट होते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच वी कैन टच एंड सी, जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है। जैसे बिल्डिंग है, आप इसके हाथ भी लगा पा रहे हैं,
देख भी पा रहे हैं बिल्डिंग है, ये फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, आप इसको छू भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ऐसी कोई भी एसेट्स आपके पास फर्नीचर है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बिजनेस में आपके पास फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर की एक मूर्त है, आप फर्नीचर को हाथ लगा के देख सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, तो वो क्या हो गया हमारे पास? टेंजिबल। वी कैन सी एंड वी कैन टच, जिसे हम देख भी सकते हैं। अब मशीनरी क्या है? मशीनरी भी हमारे टेंजिबल है, हम मशीन को देख भी सकते हैं और मशीन को छू भी सकते हैं। आपने कोई मोटर कार खरीद ली बिजनेस के लिए, तो उसका एक फिजिकल एक्सिस्टेंट है हमारे पास, और उसको आप देख भी सकते हो, उसको हाथ लगा सकते हो, उसको छू भी सकते हो। तो ऐसी कोई भी संपत्ति जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? टेंजिबल एसेट। चलने दो। इसमें हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स की अगर हम बात करें, इंटेंजिबल एसेट्स अदृश्य, जिसको वी कांट सी और वी कांट टच, ना तो हम उसे देख सकते, ना ही हम उसे छू सकते, ओनली वी कैन फील, केवल और केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक है गुडविल हमारे पास। गुडविल क्या होती है? हिंदी में इसको बोलते हैं ख्याति। गुड नेम एंड रेपुटेशन, एक अच्छा नाम, इज्जत, मार्केट वैल्यू, अर्न बाय ए बिजनेसमैन बाय हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी, एक व्यापारी के द्वारा अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो मार्केट में नाम कमाया जाता है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। दो दुकानें हैं, एक आपको एग्जांपल बताता हूं, एक ए है और एक बी है, दोनों सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं, दोनों ही सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ए से प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करते हैं, बी से नहीं करते। क्यों नहीं करते? ए आपको पता है कि एक ईमानदार व्यक्ति है, ये जो प्राइस देगा अच्छा देगा, प्रोडक्ट देगा अच्छा देगा, क्वालिटी अच्छी होगी, इसकी डीलिंग अच्छी होगी, ईमानदारी से सारा काम करता है। बी के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, हो सकता है इसका प्रोडक्ट भी खराब हो, इसके प्राइस के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, इसकी सर्विस नहीं है। तो ए ने क्या किया? अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से मार्केट में अपना नाम कमा लिया। दैट इज कॉल्ड गुडविल। और किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए गुडविल बहुत जरूरी है, यानी उस बिजनेस का नाम बहुत जरूरी है। अब आपको पता है, मार्केट में आप शूज लेने के लिए जाते हो, ठीक है, रिबॉक के शूज आपको चाहिए तो 3 से 4 हजार रुपए देने पड़ेंगे, लिबर्टी का शूज चाहिए तो 1.5 से 2 हजार रुपए आपको देने पड़ेंगे। लेकिन वह 4 हजार क्यों? आपको पता है, एक तो क्वालिटी अच्छी है, लंबे समय के चलेगा, एक ब्रांड है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको विश्वास है कि बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो उसी के नाम का बिजनेस पैसा कमाता है। दैट इज कॉल्ड गुडविल। और इसे केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। दूसरा आपका कॉपीराइट्स हो गया, आपका ट्रेडमार्क्स हो गया, कोई भी आपने लिख दिया, ठीक है, अब वो आपके पास ही कॉपीराइट है, उसको आप ही लिख सकते हैं, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं लिख सकता, वो आपके लिए कॉपीराइट्स हो गए, नोट्स वगैरह लिख दिए तो उसकी भी आपको मिलती है पेमेंट, दैट इज कॉपीराइट हो गया आपके पास। तो ऐसी एसेट्स जिसको केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं, हम छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, वो क्या होती है हमारे पास? इंटेंजिबल एसेट। तो अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं हम, करंट एसेट्स। दूसरा क्या लेते हैं हम? करंट एसेट्स। करंट मीन चालू संपत्तियां। सब एसेट्स के बारे में तो आपको बता दिया। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच वे कन्वर्ट विद इन कैश, कन्वर्ट इन कैश विद इन 12। वो संपत्तियां जिनको हम 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? चालू संपत्तियां होती है, ठीक है। जैसे आपके डेटर्स है, आपका एग्जांपल बताता हूं। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो पर्सन होते हैं जो हमसे उधार माल परचेज करके ले जाते हैं, ठीक है, और एक निश्चित समय के पश्चात हमें पेमेंट दे के जाते हैं। वो समय 12 महीने से कम होता है, ठीक है। डेटर्स हो गया, हमारा बीआर हो गया, बिल्स रिसीवल हो गया, हमारा स्टॉक हो गया, ठीक, हमारा कैश हो गया, ये बैंक हो गया। ये सारी वो संपत्तियां हैं जिनको विद इन 12 मंथ
हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट जिनको कि हमने 12 महीने से कम के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, उतने समय के पश्चात उसका हमें पैसा मिल जाएगा, तो वो हमारी क्या हो गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। उसको हम क्या कहेंगे, करंट एसेट्स, करंट को ऑब्लिक, ठीक है, करंट, सॉरी करंट को करंट एसेट्स। ठीक, अब बात करते हैं हम अगली, नेक्स्ट आगे हमारे पास फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स, काल्पनिक और नाम मात्र की संपत्तियां। दीज आर द एसेट्स विच कैनॉट बी रियलाइज इन कैश। ये वो संपत्तियां होती हैं जिनको हम कैश में रियलाइज नहीं कर सकते, और नो फर्दर बेनिफिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज, और इनसे कोई भविष्य में हम फायदा नहीं उठा सकते। फॉर एग्जाम्पल को लेके चले, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंडिचर नॉट येट बी रिटर्न ऑफ सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जिनको कि हम राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते आने, तो केवल और केवल हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देते हैं और हर साल धीरे धीरे राइट ऑफ कर देते हैं। इनको बैलेंस शीट में केवल इसीलिए दिखाया जाता है एसेट साइड में, ताकि आने वाले समय में हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखकर इनको राइट ऑफ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास कुछ बेसिक टर्म्स प्लस वन अकाउंटेंसी से रिलेटेड। आगे आगे टर्म्स, बेसिक टर्म्स और भी आती रहेंगी, चलती भी रहेंगी, आप इनको समझिए। सीधा डायरेक्ट में जर्नल एंट्री में जाने से पहले आप देखिए एसेट्स, लायबिलिटी, जो भी बेसिक टर्म्स आपको बताई गई हैं, इनको रीड कीजिए, इनको समझिए, और इनको समझने के पश्चात ही आप जर्नल एंट्री करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो अकाउंट्स के ऊपर रिलेटेड आएगी, कि आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आपके अकाउंट्स कितने हैं, उनके रूल क्या हैं, किस तरह से हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और पिछली जो वीडियो थी उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि प्लस वन वाले बच्चे जो हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।